हेलो एवरीवन। तो आज हम एनटीएसई की यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे एंड यूनिट नंबर 1 में कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं एनटीएसई का यूनिट नंबर 1। ओके, एंड यूनिट नंबर 1 में कौन से चैप्टर्स हैं उसको देख लो। तो हमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है मैटर इन अवर सराउंडिंग। फिर सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। एंड ये दोनों चैप्टर क्लास 9 के चैप्टर्स हैं। ठीक है, याद आ रहा होगा आप लोगों को कि हमने क्लास 9 में फर्स्ट चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग पढ़ा था एंड सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर पढ़ा था। ठीक है, एंड हमने 9th में जितना भी इन दोनों चैप्टर में पढ़ा है उन्हीं से ही सारे क्वेश्चंस आते हैं एनटीएससी में। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता। ठीक है, फिर थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। केमिकल रिएक्शन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर। ओके, तो ये जो चैप्टर्स हैं यूनिट 1 के, वो चैप्टर्स बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं और इनसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस बहुत सिंपल आते हैं। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चंस बाहर से नहीं आते, मींस कोई एक्स्ट्रा एडवांस क्वेश्चन नहीं आता। तो हमने जितना पढ़ लिया है क्लास 9th में और क्लास 10th में ये चैप्टर पढ़ लिया है, तो जितना पढ़ा है उसी से ही क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो सबसे पहले हम सारे टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट टॉपिक है मैटर। तो मैटर का मीनिंग क्या है उसको समझते हैं। तो देखो, मैटर मीन्स एनीथिंग विच हैव सम डेफिनेट मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। मीन्स ऐसी चीजें या फिर ऐसा कुछ जिसका कुछ ना कुछ मास हो और जो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे, मीन्स जगह घेरे, तो उसे क्या कहा जाएगा? मैटर कहा जाएगा साइंस की लैंग्वेज में। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई किसकी? मैटर की। ठीक है, फिर देखो मैटर का मास है। मास है मीन्स वेट है। ठीक है, तो मैटर का मास या फिर वेट डिफाइंड होता है। क्लियर? फिर देखो फिजिक्स में मास और वेट का थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग होता है, बट हम केमिस्ट्री में मास और वेट को सेम एज्यूम करके चलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो इस बात का ध्यान रखना। ओके, फिर देखो मास का यूनिट क्या होता है? मास का यूनिट क्या है? तो मास का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम। ठीक है, एंड मास के और भी वेरियस यूनिट्स हैं जैसे कि ग्राम, मिलीग्राम, टन, क्विंटल वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मैटर का क्या डिफाइंड है? मास और वेट डिफाइंड है। ठीक है, तो जिनका मास और वेट डिफाइंड होगा तो उसे ही हम मैटर बोलेंगे, और जिनका मास और वेट डिफाइंड ना हो तो उसको मैटर नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो देखो एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे मैं हूं, तो मेरा कुछ ना कुछ वेट है, मींस मेरा कुछ ना कुछ वेट डिफाइंड है, तो वो कितना है? 72 किलोग्राम। ठीक है, मींस मैं काफी भारी हूं, है ना। और मैंने यहाँ पर कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई की है, मींस मैंने यहाँ पे जगह घेरी है, तो मैं क्या हूं? मैटर। सिमिलरली आप लोग जहां बैठे हो या फिर खड़े हो या फिर लेटे हो, तो आप लोग ने वहां पे कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया है एंड आप लोग का कुछ ना कुछ वेट भी होगा। ठीक है, तो आप लोग भी क्या हो? मैटर। क्लियर? फिर इस मार्कर की बात करूं तो इस मार्कर का कुछ ना कुछ वेट होगा और ये यहाँ पे रखा हुआ है, इसका मतलब इसने कुछ ना कुछ स्पेस और जगह ऑक्यूपाई की है, तो ये भी क्या है? मैटर। क्लियर? तो ऐसी चीजें जिनका वेट डिफाइंड हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे तो उनको हम मैटर बोलते हैं।
ठीक है। और जिनका वेट डिफाइंड ना हो, जिनका कोई मास डिफाइंड ना हो, तो उनको हम नॉन मैटर की कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है। अब जैसे कि देखो, मैं अगर बोलूं मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूं, तो कितना प्यार करता हूं? 3 किलोग्राम प्यार करता हूं, 4 किलोग्राम प्यार करता हूं, ऐसा बोल सकता हूं क्या? नहीं बोल सकता, ठीक है। तो प्यार मीन्स लव, तो लव जस्ट एक फीलिंग है, वो कोई मैटर नहीं है, ठीक है। तो लव नॉन मैटर की कैटेगरी में है, क्लियर। फिर देखो, जैसे मान लो बहुत कड़क धूप निकली हुई है, तो हमें खूब गर्मी लग रही है, ठीक है। तो हमें कितनी गर्मी लग रही है? 2 किलोग्राम गर्मी लग रही है, 3 किलोग्राम गर्मी लग रही है, कितनी किलोग्राम गर्मी लग रही है? ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, ठीक है। मीन्स हीट का कोई हीट को हम किलोग्राम में डिफाइन नहीं कर सकते, मीन्स हीट नॉन मैटर है, क्लियर है आंसर। तो इस तरीके से कुछ चीजें होती हैं जो कि नॉन मैटर की कैटेगरी में आती है, जैसे ग्रेविटी। तो ग्रेविटी को हम किलोग्राम वगैरह में नहीं मेजर कर सकते, जस्ट फील कर सकते हैं ग्रेविटी को। तो ग्रेविटी क्या है? नॉन मैटर है, क्लियर है आंसर। सिमिलरली लाइट, साउंड, ये सब क्या है? नॉन मैटर। तो जिनका कोई वेट या फिर मास डिफाइंड नहीं होता, तो उन्हें क्या बोला जाता है? नॉन मैटर बोला जाता है, ठीक है। तो ये था इनिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर, क्लियर। चलो, ओके। तो अब डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट है नेचर ऑफ मैटर। मैटर का नेचर कैसा होता है? तो मैटर का नेचर होता है पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर मीन्स मैटर is made up of large number of particles, ठीक है। मीन्स कोई भी मैटर है, वो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी कंप्लीट करते हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, क्लियर है तक। तो ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी मैटर, या बोल सकते हैं नेचर ऑफ मैटर क्या है। तो नेचर ऑफ मैटर है पार्टिकल नेचर, ये सब हमने पढ़ा हुआ है क्लास 9 में, ठीक है। फिर अगर हम मैटर के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी की डिस्कशन करें या फिर मैटर के पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स का डिस्कशन करें, तो वो क्या है? सो देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव force of attraction between them means मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिनकी वजह से वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड फॉर्म में रहते हैं और वो हमें कंटिन्यूअस नजर आते हैं, ओके। जैसे देखो, ये मार्कर है, ये मार्कर आप लोगों को कंटिन्यूअस नजर आ रहा है, मीन्स ये पूरे मार्कर में आप लोग कहीं भी बीच में गैप नहीं दिख रहा है, बट ये जो मार्कर है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है और उन पार्टिकल्स के बीच में क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे प्रेजेंट है और जिसकी वजह से वो हमें कंटिन्यूअस नजर आ रहे हैं, क्लियर है यहां तक। तो उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहा जाता है? इंटर पार्टिकल फोर्स कहा जाता है, जो कि अलग अलग मैटर में अलग अलग लेवल का होता है। मीन्स अलग अलग मैटर में पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, ओके। जैसे कि हम बात करें एक चौक के पीस की बात करें, तो चौक के पीस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिफरेंट है, और एक आयरन के पीस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट है, क्योंकि हम आयरन के पीस को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे
तो वो आसानी से ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि आयरन के पीस में जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को स्ट्रांगली होल्ड करके रखे हुए हैं। बट जो चॉक के पार्टिकल्स है वो चॉक के पार्टिकल्स एक दूसरे को उतने स्ट्रांगली एक दूसरे को होल्ड करके नहीं रखे हुए जितने कि आयरन के केस में रखे हुए। तो इट मींस आयरन में पार्टिकल्स के पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और चॉक में पार्टिकल्स के पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और डिफरेंट मैटर में डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें एयर की, तो एयर में जो पार्टिकल्स है उन पार्टिकल्स के पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत 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 कम होता है, मींस बहुत वीक होता है। इस वजह से एयर में पार्टिकल्स एक दूसरे से ज्यादातर सेपरेटेड रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पार्टिकल्स के पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो वो पार्टिकल्स एक दूसरे से सेपरेटेड रहेंगे, और अगर पार्टिकल्स के पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा खासा रहेगा तो वो इकट्ठे पास पास रहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो वो पार्टिकल्स एक दूसरे को स्ट्रांगली होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, तो किसी मैटर में जो पार्टिकल्स एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं तो वो पकड़ के रखते हैं किसके द्वारा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा, और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला जाता है इंटर पार्टिकल फोर्स। क्लियर? फिर नेक्स्ट की बात करें तो वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मीन्स मैटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? मीन्स उस स्पेस को क्या कहा जाता है? इंटर पार्टिकल स्पेस। ओके, एंड ये इंटर पार्टिकल स्पेस डिफरेंट सब्सटेंस में डिफरेंट डिफरेंट होता है। क्लियर? चलिए, किसी में ज्यादा किसी में कम। जैसे कि अगर हम एयर और आयरन में कंपेयर करें तो आयरन में पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम है, और एयर में जो पार्टिकल्स के बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, तो देखो इंटर पार्टिकल फोर्स और इंटर पार्टिकल स्पेस में कैसा रिलेशन होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वो एक दूसरे को पुल करेंगे, और एक दूसरे को पुल करेंगे या फिर अट्रैक्ट करेंगे तो वो पार्टिकल्स पास पास आएंगे। पार्टिकल्स अगर पास पास आएंगे तो पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है मींस इंटर पार्टिकल स्पेस वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए देखो एक पार्टिकल यहाँ पर है और दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है, और ये दोनों एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करें तो पास पास आएंगे, तो पास पास आएंगे तो दोनों के बीच में जो गैप है इंटर पार्टिकल स्पेस वो क्या होगा? कम होगा। ठीक है, अब अगर पार्टिकल्स के पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है तो पार्टिकल्स दूर दूर रहेंगे, तो इंटर पार्टिकल स्पेस भी ज्यादा होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इंटर पार्टिकल स्पेस कम है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा है। तो कैसा रिलेशन दोनों के बीच में? इनवर्स रिलेशन। ओके, तो हम क्या बोलेंगे? इंटर पार्टिकल space is inversely proportional to inter particle force। जिस सब्सटेंस में, जिस मैटर में इंटर पार्टिकल फोर्स ज्यादा होता है उसमें इंटर पार्टिकल स्पेस कम होता है, और जिसमें इंटर पार्टिकल फोर्स कम होता है उसमें इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा होता है। ठीक है, इसको नोट कर सकते हो। क्लियर? इतना नोट करो, फिर और भी डिस्कस करते हैं। नोट कर लिए? अब डिस्कस करते हैं और भी प्रॉपर्टीज। तो वैसे भी आपने ये सब डिटेल में पढ़ा है क्लास 9th में, जस्ट एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन मोशन। ठीक है, मीन्स किसी मैटर के पार्टिकल मोशन में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, मीन्स मूव करते रहते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? इंटर पार्टिकल मोशन बोला जाता है। तो उस मोशन को बोलेंगे हम इंटर पार्टिकल मोशन।
और वो इंटर पार्टिकल मोशन डिफरेंट मैटर में डिफरेंट डिफरेंट स्पीड का होता है। किसी मैटर में इंटर पार्टिकल मोशन हाई स्पीड होता है और किसी मैटर में इंटर पार्टिकल मोशन कम स्पीड का होता है। ठीक है, जैसे कि फिर से आप एग्जांपल लें आयरन की, तो आयरन एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो उसमें जो पार्टिकल है वो पार्टिकल इधर उधर डिस्प्लेस नहीं होते, वो बस अपनी मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। मींस सॉलिड सब्सटेंस में पार्टिकल का मोशन वाइब्रेटरी मोशन होता है। ठीक है, बट अगर हम एयर की बात करें, मींस गैसेस की बात करें, तो गैसेस में पार्टिकल्स का मोशन काफी हाई स्पीड में होता है और इस वजह से वो इधर उधर भागते रहते हैं। ठीक है, तो कुछ मैटर में पार्टिकल का मोशन कम स्पीड का होता है, कुछ मैटर में पार्टिकल का मोशन हाई स्पीड का होता है। ठीक है, बट कुछ ना कुछ तो होता है, मींस कभी भी शांति से बैठे नहीं रहते, है ना पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन मोशन विच इज नोन एज इंटर पार्टिकल मोशन। ओके, अब देखो पार्टिकल मोशन में है, तो मोशन की वजह से जो एनर्जी डिफाइंड होती है, मोशन एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ मोशन विच इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो किसी मैटर के पार्टिकल्स के मोशन की वजह से जो एनर्जी डिफाइंड है उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्लियर है तक? चलिए अब देखो, अगर मैं बात करूं एयर और आयरन, तो बताओ एयर के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी कि आयरन के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? तो यहां पर आप लोग सिंपल सा कॉमन सेंस लगा सकते हो कि एयर में पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है, इस वजह से वहां पे पार्टिकल्स इंडिपेंडेंटली इधर उधर हाई स्पीड से मूव कर सकते हैं। लेकिन आयरन के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो अगर पार्टिकल्स एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे तो वो इधर उधर थोड़ी ना भाग पाएंगे इस हाई स्पीड से। तो अगर पार्टिकल्स की स्पीड अगर बहुत कम होगी तो इट मींस उनमें काइनेटिक एनर्जी भी बहुत कम होगी, और पार्टिकल्स की स्पीड काफी ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो एयर के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एयर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ आयरन। ठीक है, तो यहां पे कॉमन सेंस लगेगा। और अभी हमने डिस्कस किया कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो पार्टिकल मूव नहीं कर पाएंगे, और मूव नहीं कर पाएंगे तो स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो मींस मूव नहीं कर पाएंगे बोलने का मतलब कि हाई स्पीड से मूव नहीं कर पाएंगे, हाई स्पीड से मूव नहीं कर पाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो बिंदास इधर उधर घूमेंगे हाई स्पीड से, और अगर हाई स्पीड से घूमेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और काइनेटिक एनर्जी में कैसा रिलेशन होगा? तो कैसा रिलेशन? इनवर्स रिलेशन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर is inversely proportional to force of attraction। ठीक है, या फिर ऐसा लिख सकते हैं हम इंटर पार्टिकल फोर्सेस। ओके, चलिए उसको भी नोट करो फटाफट। नोट कर लिए। तो ये थी कुछ कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, चलिए अब फटाफट डिस्कस करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो देखो मैटर की मेनली कौन सी स्टेट्स होती हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो main states of matter are
सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, फिर कुछ एक्स्ट्रा स्टेट्स भी होती हैं, जैसे कि ये दो भी 3 स्टेट, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फोर्थ स्टेट होती है मैटर की प्लाज्मा। ओके, और प्लाज्मा स्टेट एग्जिस्ट करती है एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, जिसमें आयोनाइज्ड पार्टिकल्स पाए जाते हैं। मीन्स उसमें आयोनाइज्ड एटम पाए जाते हैं, और बोल सकते हो आयोनाइज्ड एटम के साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो वो काफी साइंटिफिक लेवल की स्टेट है। एंड प्लाज्मा स्टेट सन में पाई जाती है, ठीक है। फिर फिफ्थ स्टेट की बात करें तो फिफ्थ स्टेट है BEC, दैट इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। ओके, एंड ये जो स्टेट है वो एग्जिस्ट करती है बहुत ही कम टेम्परेचर पे, एग्जिस्ट एट वेरी वेरी लो टेम्परेचर, एंड इसकी स्टडी कॉलेज लेवल पे की जाती है। क्लियर? तो अभी आप लोगों को हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए प्लाज्मा स्टेट और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट के बारे में, ठीक है। एंड सिर्फ ये पता होना चाहिए प्लाज्मा स्टेट कौन सी कंडीशन में एग्जिस्ट करती है, और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट कौन से कंडीशन में एग्जिस्ट करती है। तो प्लाज्मा स्टेट हाई टेम्परेचर पे और BEC स्टेट लो टेम्परेचर पे, ठीक है। फिर देखो, अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो सॉलिड स्टेट मैटर की वो स्टेट होती है जिस स्टेट में मैटर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिलेटिवली हाई होता है, और इंटर पार्टिकल स्पेस कम होता है, और इंटर पार्टिकल मोशन भी कम होता है। इट मीन्स सॉलिड स्टेट में जो मैटर होगा उस मैटर का शेप फिक्स रहेगा और वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में मैटर का शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होते हैं। मीन्स शेप और वॉल्यूम यूजुअली नॉर्मल कंडीशन में चेंज नहीं होता, ठीक है। जैसे कि ये मार्कर है, तो मार्कर का शेप और वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, फिक्स है, ठीक है। अगर हम इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, इस तरीके से इसको मैं पुश करूं तो भी इसका शेप चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा। इसको अगर प्रेस करूं, ठीक है, इसको दबाऊं तो भी इसका शेप चेंज नहीं हो रहा, ना तो इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ना ही शेप चेंज हो रहा है एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर, ठीक है। तो ऐसे होते हैं सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है। फिर कुछ सब्सटेंस जैसे कि स्पंज को अगर हम प्रेस करते हैं तो कंप्रेस हो जाता है, तो उसके कंप्रेस होने का रीजन कुछ और होता है। वो ये होता है कि स्पंज में छोटे छोटे होल्स होते हैं और उन होल्स में एयर प्रेजेंट रहती है, तो जब उसको प्रेस करते हैं तो एयर वहां से रिलीज होती है, और जैसे रिलीज होती है वहां से एयर तो वो कंप्रेस हो जाता है वहां पे, ठीक है। उसका अलग फंडा है। फिर तो सॉलिड मैटर की वो स्टेट जिसमें मैटर का शेप और वॉल्यूम फिक्स रहेगा, क्लियर है आता है। फिर जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं, रिजिड इन नेचर, ओके। एंड रिजिड का मतलब अपने शेप में चेंज को अपोज करने, अपने शेप में चेंज को अपोज करते हैं, ठीक है। मींस अपना शेप चेंज नहीं होने देते, ठीक है। जैसे अभी बात कर रहा था कि इसमें जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो फोर्स लगाने पर इसका शेप चेंज नहीं हो रहा। इट मींस एक कैसा सब्सटेंस है, रिजिड सब्सटेंस है। तो रिजिड सब्सटेंस वो होते हैं जिन सब्सटेंस पे जब फोर्स लगाया जाता है तो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर उनका शेप चेंज नहीं होता, मींस वो अपने शेप में चेंज को अपोज करते हैं, तो वो सब्सटेंस कहलाते हैं रिजिड सब्सटेंस, ठीक है।
तो हम बोल सकते हैं रिजिड मीन्स which oppose the change in its shape, और यही टेंडेंसी क्या कहलाती है, रिजिडिटी कहलाती है। तो रिजिडिटी प्रॉपर्टी है इसकी सॉलिड की, ठीक है। तो सॉलिड में कौन सी प्रॉपर्टी होती है, रिजिडिटी की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो रिजिडिटी मीन्स टेंडेंसी बाय द वर्च्यू ऑफ विच they can oppose the change in their shape, ठीक है। चलिए नोट करते जाओ साथ ही साथ सब कुछ। तो इसको हम फटाफट शॉर्ट में रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि डिटेल में तो हमने क्लास 9 में पढ़ा है सब, ओके। फिर देखो सॉलिड का शेप और वॉल्यूम फिक्स रहता है, उसका रीजन क्या है, तो वो ये है कि सॉलिड्स में इंटर पार्टिकल फोर्स हाई होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखते हैं, और स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहने की वजह से उनके शेप में कोई चेंजेस नहीं आते और वॉल्यूम में भी कोई चेंजेस नहीं आते, ठीक है। एंड सॉलिड्स कैसे नेचर के होते हैं, इनकम्प्रेसिबल नेचर के होते हैं। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, मीन्स उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता आसानी से, ओके। इसको से एग्जांपल लेते हैं, इसको मैं पुश कर रहा हूं, तो पुश करने पर इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, इसे कंप्रेस नहीं हो पा रहा, तो कैसा सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस है। तो सॉलिड कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल नेचर के होते हैं, ठीक है। अब इनकम्प्रेसिबल नेचर होने का रीजन क्या होता है, तो उसका रीजन होता है इंटर पार्टिकल स्पेस का बहुत कम होना। इंटर पार्टिकल स्पेस इज वेरी लेस, मीन्स सॉलिड सब्सटेंस क्लोजली पैक्ड होते हैं, मीन्स सॉलिड सब्सटेंस से पार्टिकल्स काफी पास पास प्रेजेंट होते हैं। अब पार्टिकल्स पहले से ही पास पास प्रेजेंट होंगे, तो उन पार्टिकल्स को और पास पास नहीं लाया जा सकता कंप्रेस करके, तो इस वजह से वो कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल नेचर के होते हैं। यहां तक क्लियर। फिर देखो इंटर पार्टिकल मोशन, इंटर पार्टिकल मोशन, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, इट मींस इंटर पार्टिकल मोशन कैसा होगा, वेरी लो होगा। इनफैक्ट सॉलिड्स में किस टाइप का मोशन पाया जाता है, दे हैव वाइब्रेटरी मोशन, ओके। मीन्स सॉलिड सब्सटेंस के पार्टिकल्स का मोशन कैसा होता है, वाइब्रेटरी मोशन होता है, मीन्स वो अपनी पोजीशन पे ही क्या करते रहते हैं, कांपते रहते हैं, मीन्स वाइब्रेट करते रहते हैं। क्लियर है यहां तक, इस तरीके से ये वाइब्रेशन, ओके। तो इसको आप लोग फील कर सकते हो, जैसे दीवार है तो दीवार पे कान लगा के देखो, इस तरीके से कान लगा के देखोगे आप लोगों को कंपन की आवाज सुनाई देगी, ठीक है। मीन्स बोल सकते हैं तरीके से कांपते रहते हैं सॉलिड सब्सटेंस के पार्टिकल्स अपनी ही मेन पोजीशन पे, इधर उधर डिस्प्लेस नहीं होते, क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है। समझ में आया तक। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है किसकी, सॉलिड की, ठीक है। चलिए उसको नोट करो, फिर और डिस्कस करते हैं। नोट हो गया। अच्छा एक और चीज देखो इसमें सॉलिड्स में कि सॉलिड दो टाइप के होते हैं, तो एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओके। एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमरफस सॉलिड भी कहा जाता है, एंड इसके बारे में आप लोग डिटेल में क्लास 12 में पढ़ोगे, ठीक है। क्लास 12 में सॉलिड स्टील करके चैप्टर है, तो उसमें आप लोग पढ़ोगे क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है।
अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिफाइन करें तो ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है, मींस उनमें डेफिनेट ज्योमेट्री पाई जाती है। लेकिन नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इररेगुलर होता है, इस वजह से नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं पाई जाती। ठीक है, तो यहां पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब समझ में आता है। रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब इस तरीके से, मान लो एक पार्टिकल यहाँ पर है, फिर अगला पार्टिकल यहाँ पर है, फिर अगला पार्टिकल यहाँ पर है, फिर इस तरीके से रेगुलरली इक्वल डिस्टेंसेस पे सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है। सिमिलरली ऊपर की डायरेक्शन में भी, यहाँ पर भी इक्वल डिस्टेंसेस में पार्टिकल्स प्रेजेंट है, यहाँ पर भी वैसे ही। ये देखो, तो इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को बोला जाता है रेगुलर अरेंजमेंट, और उस रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से जो सॉलिड है उनकी डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड से अब डेफिनेट ज्योमेट्री क्लियर। फिर नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव इररेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, यहां पर इररेगुलर अरेंजमेंट होता है किसका, पार्टिकल्स का। ठीक है, और इररेगुलर अरेंजमेंट का मतलब उटपटांग कुछ भी कहीं नहीं रखे हुए हैं, जैसे एक पार्टिकल यहाँ पर है, फिर एक पार्टिकल यहाँ पर, फिर एक पार्टिकल यहाँ पर, फिर एक पार्टिकल यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से कोई पर्टिकुलर फिर पैटर्न नहीं है पार्टिकल के अरेंजमेंट का। एक पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है, एक पार्टिकल यहाँ, फिर एक पार्टिकल यहाँ, फिर एक पार्टिकल यहाँ, ऐसे कुछ भी उटपटांग तरीके से रखे हुए पार्टिकल्स, ये ऐसे, जिसे कोई डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं आती। समझ गए यहां तक? तो एमरफस सॉलिड में जो एमरफस का मतलब होता है नो फॉर्म, नो फॉर्म, कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है पार्टिकल के अरेंजमेंट का। ठीक है, चलिए, तो इसको भी नोट कर लेना आप लोग, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप को भी, तो ये कभी कभी पूछा जा सकता है एनटीएससी में। क्लियर? तो ये थी सॉलिड्स की मेन प्रॉपर्टीज। ठीक है, नोट कर लेना इसको फटाफट, वीडियो पॉज करके। फिर अब देखो नेक्स्ट स्टेट, लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट मीन्स तरल अवस्था। ठीक है, तो लिक्विड स्टेट में मैटर का शेप चेंज हो जाता है, बट वॉल्यूम फिक्स रहता है। ठीक है, सो लिक्विड स्टेट कैन बी डिफाइंड एज सच स्टेट इन विच द शेप कैन चेंज, शेप कैन चेंज बट वॉल्यूम कांट चेंज, वॉल्यूम रिमेन्स फिक्स्ड, इज नोन एज लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो लिक्विड स्टेट में मैटर का शेप चेंज नहीं होगा, शेप चेंज होता है बट वॉल्यूम फिक्स रहता है। ठीक है, चलिए, अब शेप चेंज का मतलब अगर हम उसको किसी लिक्विड को इस टाइप के कंटेनर में रखें तो उसका शेप इस टाइप का हो जाएगा। जैसे वाटर को हमने इस टाइप के कंटेनर में रख दिया तो उसका शेप इस टाइप का हो जाएगा। फिर हमने इस लिक्विड को इस टाइप के कंटेनर में डाला तो उसका शेप इस टाइप का हो जाएगा। तो शेप क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है किसका, लिक्विड मैटर का, बट वॉल्यूम उतना ही रहेगा। मींस जितना वॉल्यूम इस लिक्विड ने इस कंटेनर में ऑक्यूपाई किया हुआ है उतना ही वॉल्यूम वो इस कंटेनर में भी ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम फिक्स रहता है, शेप चेंज हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो शेप चेंज क्यों हो सकता है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिलेटिवली वीक होता है, ठीक है। और साथ ही साथ लिक्विड स्टेट के पास एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज फ्लूइडिटी, ठीक है। एंड फ्लूइडिटी का मतलब टेंडेंसी टू फ्लो, मीन्स फ्लो होने की टेंडेंसी, बहने की टेंडेंसी, टेंडेंसी टू फ्लो, ठीक है। तो लिक्विड सब्सटेंस के पास फ्लो होने की टेंडेंसी होती है, मीन्स वो फ्लो हो सकते हैं, तो फ्लो होने की वजह से वो जिस कंटेनर में रखे जाते हैं उस कंटेनर की शेप को गेन कर लेते हैं, क्लियर है यहाँ तक। एंड लिक्विड स्टेट में जो मैटर्स होते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, फ्लूइड्स बोल सकते हैं। तो लिक्विड को क्या बोला जा सकता है, फ्लूइड्स बोला जाता है। जैसे वाटर एक फ्लूइड है, केरोसिन एक फ्लूइड है, ऑयल फ्लूइड है, ठीक है। तो जितने भी लिक्विड स्टेट में सब्सटेंस होते हैं वो सब के सब फ्लूइड्स कहलाते हैं, ठीक है। और फ्लूइड कहां से आया, फ्लूइडिटी से आया। तो फ्लूइडिटी का मतलब टेंडेंसी टू फ्लो, क्लियर। और ये जो टेंडेंसी है फ्लूइडिटी की वो किस वजह से है, तो वो किस वजह से है क्योंकि लिक्विड स्टेट में इंटर पार्टिकल फोर्स कम होता है सॉलिड के कंपैरिजन में, ठीक है, लेसर देन सॉलिड, क्लियर। फिर इंटर पार्टिकल स्पेस की बात करें तो इंटर पार्टिकल स्पेस लिक्विड स्टेट में भी कम होता है लेकिन सॉलिड से थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहां पर इंटर पार्टिकल स्पेस स्लाइटली हल्का सा ज्यादा होगा सॉलिड से, ठीक है। इट मींस लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस कम होता है, ठीक है। इसी वजह से जो लिक्विड्स हैं वो कैसे होते हैं, इनकंप्रेसिबल नेचर के होते हैं। तो लिक्विड्स भी ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल होते हैं क्योंकि उनमें भी पार्टिकल्स के बीच में गैप पहले से ही कम है। अब अगर पार्टिकल्स के बीच में गैप पहले से ही कम होगा तो उनको और पास नहीं लाया जा सकता, किसको, लिक्विड के पार्टिकल्स को, और इसमें से वो क्या होंगे, इनकंप्रेसिबल नेचर के होंगे, क्लियर है आता। चलिए फटाफट नोट करते जाओ, चलो उसको। फिर देखो लिक्विड स्टेट में जो सब्सटेंस है, मींस लिक्विड्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज वॉलेटिलिटी, प्रॉपर्टी दैट इज वॉलेटिलिटी। तो वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू वेपर, ठीक है। तो लिक्विड स्टेट में जो लिक्विड सब्सटेंस होते हैं उन सब्सटेंस के पार्टिकल्स आसानी से जो एटमॉस्फेयर है उसमें जा सकते हैं, मींस एटमॉस्फेयर के पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ लिक्विड में पार्टिकल्स बहुत आसानी से जाते हैं एयर में या फिर एटमॉस्फेयर में, और कुछ लिक्विड में पार्टिकल्स बहुत डिफिकल्टी से एयर में जाते हैं। डिफरेंट लिक्विड की डिफरेंट वॉलेटिलिटी होती है। तो वॉलेटिलिटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर्स, ओके। एंड वेपर्स का मतलब क्या है, तो वेपर्स का मतलब है लिक्विड की गैसियस स्टेट। तो लिक्विड की गैसियस स्टेट को क्या कहा जाता है, वेपर कहा जाता है, क्लियर। तो लिक्विड का गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी क्या कहलाएगी, वॉलेटिलिटी कहलाएगी, ठीक है। अब देखो वॉलेटिलिटी और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कैसा रिलेशन होगा। तो देखो अगर ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं तो इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे को छोड़ेंगे। अब अगर पार्टिकल्स एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं या फिर आसानी से नहीं छोड़ेंगे तो ये पार्टिकल्स आसानी से एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाएंगे। ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में आसानी से नहीं जा पाएंगे कब, जब पार्टिकल्स के पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है। अब अगर पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में आसानी से नहीं जा पाएंगे, मींस वेपर आसानी से नहीं बनेगी, तो वॉलेटिलिटी कम होगी, ठीक है। इट मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई, वॉलेटिलिटी कम,
क्लियर। फिर अगर देखो पार्टिकल्स के पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी वीक है, तो आसानी से ये पार्टिकल्स एक दूसरे को छोड़ देंगे और एटमॉस्फेयर का पार्ट बन जाएंगे, मींस आसानी से वेपर बनेगी। तो पार्टिकल्स के पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो वेपर्स आसानी से बनती है, वेपर्स आसानी से बनेगी मींस वॉलेटिलिटी हाई होगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, वॉलेटिलिटी हाई। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वॉलेटिलिटी में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो यहां पर volatility is inversely proportional to interparticle force। क्लियर है यहां तक? चलिए, जैसे कि पेट्रोल, केरोसिन, ये सब क्या है? लिक्विड्स हैं, लेकिन कैसे होते हैं? वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। मीन्स वो आसानी से वेपोराइज हो जाते हैं और वेपोराइज होकर उड़ जाते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। फिर अब देखो एक और प्रॉपर्टी लिक्विड स्टेट की, दैट इज विस्कोसिटी। ओके, तो विस्कोसिटी जस्ट इनवर्स है, मीन्स अपोजिट है फ्लूइडिटी से, ठीक है। तो देखो फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू फ्लो। तो विस्कोसिटी का मतलब क्या होगा? टेंडेंसी टू अपोज द फ्लो, मींस फ्लो को अपोज करने की टेंडेंसी, फ्लो को अपोज करने की टेंडेंसी विस्कोसिटी कहलाती है, ठीक है। इसको आप लोग ऐसा समझो कि मान लो हमारे पास एक ग्लास में पानी है और दूसरे ग्लास में हनी है, ठीक है। तो अगर हम जब उसको इस ग्लास को टिल्ट करेंगे तो पानी आसानी से बह जाएगा, लेकिन जब हम दूसरे ग्लास को टिल्ट करेंगे जिसमें हनी प्रेजेंट है तो वो हनी आसानी से फ्लो नहीं होगी, ठीक है। तो पानी की फ्लूइडिटी ज्यादा थी क्योंकि पानी में फ्लो होने की टेंडेंसी ज्यादा है, बट हनी में फ्लूइडिटी कम है, इस वजह से वो आसानी से फ्लो नहीं हो रहा है। तो इसको आप लोग विस्कोसिटी को आप लोग किस तरीके से डील करोगे? तो पानी आसानी से फ्लो हो रहा है, मींस वो अपने फ्लो को अपोज उतनी आसानी से नहीं कर पा रहा है, बट हनी आसानी से फ्लो नहीं हो रहा, मींस वो अपने फ्लो को आसानी से अपोज कर पा रहा है, ठीक है। तो किसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी? वाटर की ज्यादा होगी या फिर हनी की ज्यादा होगी? तो हनी में अपने फ्लो को अपोज करने की टेंडेंसी हाई होती है, वाटर में अपने फ्लो को अपोज करने की टेंडेंसी कम होती है। तो हनी की विस्कोसिटी ज्यादा, वाटर की विस्कोसिटी कम, ठीक है। तो विस्कोसिटी का मतलब, एक सेकेंड, टेंडेंसी टू अपोज द फ्लो, ठीक है। किसी लिक्विड के फ्लो को अपोज करने की टेंडेंसी कहलाती है विस्कोसिटी, क्लियर। अब बताओ विस्कोसिटी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कैसा रिलेशन होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखेंगे तो फ्लो होने नहीं देंगे, मींस फ्लो को अपोज करने की टेंडेंसी उनके पास अच्छी खासी होगी जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से वो पार्टिकल्स आसानी से फ्लो हो पाएंगे, मींस वो अपने फ्लो को अपोज नहीं कर पाएंगे, मींस विस्कोसिटी कम होगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, विस्कोसिटी कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, विस्कोसिटी ज्यादा। कैसा रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। यहाँ पे विस्कोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इंटरपार्टिकल फोर्स। क्लियर है तक? चलिए इसको भी नोट कर लो, ठीक है। तो क्या हो गया? वॉलेटिलिटी हो गई, विस्कोसिटी हो गई और फ्लूइडिटी भी हो गई, ये मेन प्रॉपर्टीज हो गई। फिर इंटरपार्टिकल मोशन। तो लिक्विड सब्सटेंस में इंटरपार्टिकल मोशन रिलेटिवली ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। तो इंटरपार्टिकल मोशन इज
हायर देन सॉलिड। ठीक है, तो फिलहाल इतना नोट करो फटाफट, फिर डिस्कस करते हैं। नोट कर लिया, चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्टेट, दैट इज गैसेस स्टेट। तो गैसेस स्टेट सबसे बिंदास स्टेट होती है मैटर की, जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहते हैं। ओके, तो गैसेस स्टेट में मैटर का ना तो शेप फिक्स होता है ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। तो शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स नहीं होते, नॉट फिक्स्ड। ठीक है, क्योंकि गैसेस स्टेट में इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत वीक होता है, या फिर हम बोल सकते हैं नेग्लिजिबल, नगण्य, नामात्र। ठीक है, नेग्लिजिबल। ठीक है, तो गैसेस स्टेट में मैटर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। इस वजह से वो पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं, और या फिर बोल सकते हो उन पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो वो एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे, तो इधर उधर घूमते रहेंगे। इधर उधर घूमते रहेंगे तो उनका शेप वगैरह फिक्स नहीं रहेगा और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि देखो, मान लो हम इस टाइप के कंटेनर में एक गैस फिलअप कर रहे हैं, तो वो गैस क्या करेगी, इस कंटेनर के वॉल्यूम को, पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगी। इसमें इस कंटेनर के अंदर जितना भी स्पेस अवेलेबल है उस पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगी। ठीक है, बट अगर हम इस गैस को इस टाइप के कंटेनर में फिल करें तो क्या होगा, ये पूरी की पूरी गैस इस कंटेनर के वॉल्यूम को, इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगी। ठीक है, उसको बंद कर दिया हमने, ये उड़ जाएगी बाहर। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या होगा, हमने इस पूरी गैस को इसमें ट्रांसफर कर दिया, तो देखो गैस का शेप भी चेंज हो गया और गैस का वॉल्यूम भी चेंज हो गया। ठीक है, क्योंकné पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है, और साथ ही साथ गैसेस स्टेट में इंटर पार्टिकल स्पेस, ये भी क्या होता है, हाई होता है, वेरी हाई। तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस काफी ज्यादा होने की वजह से उनको पास पास लाया जा सकता है, इट मींस उनका वॉल्यूम चेंज किया जा सकता है। ठीक है, एंड अगर पास पास लाया जा सकता है तो इसका मतलब हम गैस को कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो गैसेस स्टेट आर कंप्रेसिबल इन नेचर, ठीक है, तो कंप्रेसिबल होने की वजह से हमने इसको कंप्रेस करके इस छोटे से कंटेनर में फिल कर दिया। तो साफ साफ दिख रहा है कि गैस का शेप भी चेंज हो गया और वॉल्यूम भी चेंज हो गया। तो गैसेस स्टेट में मैटर का शेप और वॉल्यूम दोनों चेंज हो सकता है। ठीक है, मींस फिक्स नहीं रहता, क्लियर है तक। और गैस को भी हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे। गैस के पास भी कैसी टेंडेंसी होती है, फ्लो होने की टेंडेंसी होती है। अब वो भी उसका रीजन भी क्या है, तो वो है वीक इंटरपार्टिकल फोर्स। तो वीक इंटरपार्टिकल फोर्स होने की वजह से पार्टिकल्स आसानी से फ्लो हो सकते हैं। क्लियर है यहां तक। फिर अगर हम इंटरपार्टिकल मोशन की बात करें तो वो क्या होता है, वेरी हाई होता है। सबसे ज्यादा इंटरपार्टिकल मोशन गैसेस स्टेट में होता है और सबसे कम इंटरपार्टिकल मोशन
सॉलिड स्टेट में होता है। यहां तक क्लियर से देखो। फिर ये बात तो आप लोगों को पता होगी कि किसी लिक्विड की गैसियस स्टेट को, किसी लिक्विड की गैसियस स्टेट को क्या कहा जाता है? वेपर कहा जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल वाटर एक लिक्विड है, उसकी जो गैसियस स्टेट होगी उसको क्या बोलेंगे हम? वाटर वेपर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम स्टीम भी बोल सकते हैं। क्लियर? और जो मैटर रूम टेम्परेचर पे ऑलरेडी गैस होती है या फिर गैस होते हैं, उनको गैस ही बोला जाएगा। उनको केवल क्या बोलेंगे? गैस बोलेंगे। जैसे कि ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन एक मैटर है, तो उसकी रूम टेम्परेचर पे स्टेट क्या है? गैस स्टेट है, तो ऑक्सीजन को हम ऑक्सीजन की गैस बोलेंगे, ऑक्सीजन गैस। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस। तो जो सब्सटेंस, जो मैटर पहले से ही गैस है उसको गैस ही बोला जाता है, उसको वेपर नहीं बोलते। लेकिन जो सब्सटेंस इनिशियली रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होते हैं तो उन सब्सटेंस की गैस स्टेट को वेपर कहा जाता है। क्लियर है यहां तक? चलिए, पेट्रोल है, पेट्रोल इनिशियली लिक्विड स्टेट में होता है, तो पेट्रोल की जो गैस स्टेट बनेगी उसको बोलेंगे पेट्रोल की वेपर है। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज होगी गैस की? इंटर पार्टिकल फोर्स हो गया, इंटर पार्टिकल स्पेस, फिर इंटर पार्टिकल मोशन, कंप्रेसिबल इन नेचर। ठीक है, नोट करो इसको। नोट करिए। अब देखो, गैसियस सब्सटेंस के पास एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, दैट इज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन सभी को पता होगा। डिफ्यूजन मीन्स इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस, मीन्स सब्सटेंस के पार्टिकल्स का एक दूसरे में इंटरमिक्स होना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। तो इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस सिंपली नोन एज डिफ्यूजन। ओके, जैसे कि मान लो हमारे पास ये एक कंटेनर है जिसके दो कंपार्टमेंट है और यहाँ पर ये लॉक लगा हुआ है। यहाँ पर है ऑक्सीजन गैस और यहाँ पर है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे वो नाइट्रोजन गैस के पार्टिकल्स होंगे और यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे वो ऑक्सीजन गैस के पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, फिर जब हम एक सेकेंड इसको करते हैं, सर्कल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं ऑक्सीजन गैस के पार्टिकल्स को और नाइट्रोजन गैस के पार्टिकल्स को एन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे सारे के सारे पार्टिकल्स एन 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 टाइप के पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर ओ टाइप के पार्टिकल्स हैं। फिर जब हम इस पार्टीशन, यहाँ पे जो लॉक है उसको हटा देंगे, तो लॉक हटाने पर यहाँ पे स्पेस मिलेगा और उस स्पेस से क्या होंगे? पार्टिकल्स एक दूसरे में इंटरमिक्स होंगे। तो यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स एन के आ जाएंगे और यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स ओ के आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि पूरे के पूरे एन के पार्टिकल्स इधर आ गए और ओ के पार्टिकल इधर आ गए, ऐसा नहीं होगा। दोनों के पार्टिकल एक दूसरे में इंटरमिक्स होंगे। ठीक है, इस तरीके से ये ऐसा क्लियर है यहां तक? तो इस इंटरमिक्सिंग को क्या कहा जाता है? डिफ्यूजन कहा जाता है। क्लियर? तो जैसे हम अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती जलाने पर अगरबत्ती की जो वेपर्स बनती है वो वेपर्स एयर में डिफ्यूज होकर हम तक पहुंचती है और हमें खुशबू आती है। वैसे जब खाना बनता है, सब्जी बनती है अच्छी मजेदार, तो जो सब्जी की खुशबू है तो वो हमारे तक पहुंचती है। वो भी किसके थ्रू पहुंचती है? डिफ्यूजन के थ्रू पहुंचती है। कि जो सब्जी के जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स डिफ्यूज होकर एयर में डिफ्यूज होकर हमारे तक पहुंच रहे हैं।
ठीक है। वैसे जब हम परफ्यूम लगाते हैं तो परफ्यूम की स्मेल भी हम तक पहुंचती है, क्योंकि परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स एयर में डिफ्यूज होकर हम तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी मेनली किसमें होती है, गैसियस सब्सटेंस में होती है, ठीक है। बट डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी लिक्विड स्टेट में भी होती है, मींस एक लिक्विड का दूसरे लिक्विड में आपस में इंटरमिक्स होना, तो वो भी क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा। जैसे कि अल्कोहल को वाटर में मिला दिया तो अल्कोहल के पार्टिकल वाटर में मिक्स हो जाते हैं, वाटर के पार्टिकल अल्कोहल में मिक्स हो जाते हैं, वहां पर भी क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। बट जो सॉलिड स्टेट है, तो सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स के बीच में डिफ्यूजन की रेट बहुत कम होती है, सॉलिड स्टेट में डिफ्यूजन बहुत कम लेवल का होता है, या फिर नेग्लिजिबल लेवल का बोल सकते हैं, बहुत ही कम जगह हमें सॉलिड में डिफ्यूजन दिखेगा। अब जैसे कि एग्जांपल लो सॉलिड में डिफ्यूजन का, तो जैसे ब्लैक बोर्ड में हम चॉक से लिखते हैं, तो चॉक सॉलिड स्टेट, ब्लैक बोर्ड सॉलिड स्टेट, तो चॉक के पार्टिकल्स उस ब्लैक बोर्ड में जाके चिपक जाते हैं और कुछ पार्टिकल हल्के फुल्के अंदर डिफ्यूज होते हैं, मींस नेग्लिजिबल अमाउंट बोल सकते हो आप। मींस सॉलिड में डिफ्यूजन की केसेस बहुत नेग्लिजिबल है, ठीक है। बट गैसेस स्टेट में डिफ्यूजन के केसेस सबसे ज्यादा होते हैं। क्लियर है अंदर, तो इसको भी नोट कर लो आप, ओके। नोट हो गया। फिर यहीं पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट देख लो डिफ्यूजन के रिस्पेक्ट में, कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन मींस स्पीड ऑफ डिफ्यूजन, कितने स्पीड से पार्टिकल्स डिफ्यूज हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है, इधर से उधर। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस की रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, ठीक है। तो इस रिलेशन को याद रखना, तो इससे कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हमसे पूछे कोई कि बताओ ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दोनों गैस में से कौन सी गैस की रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगी, तो देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर मास, या फिर आप बोल सकते हो मास से रिलेट कर सकते हो, एक मॉलिक्यूल के मास से रिलेट कर सकते हो। तो जिसके एक मॉलिक्यूल का मास कम होगा उसकी रेट ज्यादा होगी, और जिसके एक मॉलिक्यूल का मास ज्यादा होगा उसकी रेट कम होगी, ठीक है। तो दोनों में से मास किसका ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास ज्यादा होता है, ऑक्सीजन गैस का मास कम होता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मास ज्यादा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इसकी कम, और ऑक्सीजन गैस का मास कम तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन गैस की ज्यादा होगी, ठीक है। चलो, तो ये पॉइंट भी याद रखना आप लोग, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं एनटीएससी में, ओके। चलो, फिर ऑस्मोसिस वगैरह, ऑस्मोसिस आप लोग बायोलॉजी में पढ़ते हो, ठीक है। उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो उसको अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं ऑस्मोसिस को, वो हम या फिर आप लोग बायोलॉजी में डिस्कस कर लेते हो, एंड हम उसको क्लास 12th में डिटेल में डिस्कस करते हैं ऑस्मोसिस को, ठीक है। चलिए, फिर देखो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, एंड रिलेशन बिटवीन देम। तो टेम्परेचर की कौन सी यूनिट्स होती है और उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, उसको देखो। तो वेरियस यूनिट्स की बात करें तो क्या क्या है, जो मेन ऐसा यूनिट है वो क्या है, केल्विन। फिर एक और यूनिट इट इज डिग्री सेल्सियस। केल्विन का सिंबल कैपिटल के, डिग्री सेल्सियस का सिंबल इस तरीके से डिग्री कैपिटल सी, एंड डिग्री फ़ारेनहाइट
फ़ारेनहाइट, इसका सिंबल डिग्री कैपिटल एफ। ठीक है, ये सब पता होगा, सिंपल सा टॉपिक है आप लोगों को। तो देखो, फर्स्ट रिलेशन बिटवीन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। तो वो रिलेशन क्या होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ओके, मीन्स अगर हमें टेम्परेचर दिया हो 30 डिग्री सेल्सियस और हमें उसको कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में, मीन्स ये कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, 30 वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर 9/5 इंटू 30 प्लस 32, फाइनली इसको सॉल्व करके डिग्री फ़ारेनहाइट में वैल्यू मिल जाएगी हमें। ओके, फिर देखो, फिर अगर डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है और डिग्री सेल्सियस निकालना है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और डिग्री सेल्सियस की वैल्यू निकाल लेंगे, उसमें मैथमेटिक्स लगेगी, तो मैथमेटिक्स आप लोगों को आनी चाहिए इसी तरीके से। क्लियर? फिर रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, तो ये बहुत सिंपल सा फंडा है इसका। तो ये होता है टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल्स टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने का। तो जो भी वैल्यू होगी डिग्री सेल्सियस में, उसको 273 से ऐड कर देंगे तो हमें केल्विन में वैल्यू मिलेगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो नोट करो इसको फटाफट। नोट कर लिए इसको। तो ये सब हमने क्लास 9th में पढ़ा है, क्वेश्चंस वगैरह बहुत डिस्कस किया हुआ है सब। एंड जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सारे टॉपिक्स रिवाइज करने के बाद, तब इसका और रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बोलूं कि किसी सब्सटेंस को अगर मैं हीट करूं, तो इस सब्सटेंस का टेम्परेचर डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा। बहुत ही सीधी सा क्वेश्चन है। तो देखो, ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी सब्सटेंस को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीजेस। क्लियर? फिर अगर किसी सब्सटेंस को कूल किया जाए, किसी सब्सटेंस को ठंडा करें, तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये हमें पता है। क्लियर? तो फिलहाल आप लोग इस सेंस में देखो इस चीज को, कि अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब एनर्जी प्रोवाइड करने पर उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स के मोशन के साथ क्या होगा, सोचो। पार्टिकल्स के मोशन के साथ क्या होगा। तो देखो, मान लो कहीं पे 3-4 लोग खड़े हैं, ठीक है, पास आप आपस में बात कर रहे हैं। अब अचानक से वहां पे लड़ाइयां होने लग गई, या फिर उनको एनर्जी प्रोवाइड कर दी, ठीक है, वहां पे गर्मी बढ़ गई, तो क्या होगा, वो इधर उनके बीच में खलबली मच जाएगी, और जब खलबली मचेगी तो वो इधर उधर भागने लगेंगे। आई बात समझ में? तो जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं, तो उनके पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो इंक्रीज होने लगती है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना आप लोग। ऑन हीटिंग मैटर, स्पीड ऑफ, या फिर जो इसके टेम्परेचर ऑफ substance increases and speed of particle motion
इंक्रीजेस। तो अगर पार्टिकल के मोशन की स्पीड इंक्रीज होगी तो बताओ काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो। ठीक है, एंड ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ particles of matter is found to be proportional to temperature in Kelvin। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी याद रखना है। तो Ke is proportional to temperature in Kelvin। इस शॉर्ट में आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, ये आगे चल के और भी काम आएगा। क्लियर, नोट कर लो इसको। अब डिस्कस करेंगे चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर मीन्स मैटर की स्टेट को चेंज किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट ऑफ मैटर। ओके, तो देखो लेट्स सपोज हमारे पास इनिशियली कोई सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस की स्टेट है सॉलिड। ठीक है, फिर देखो अगर हम इस सॉलिड को हीट करें, इस सॉलिड को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो हीट करने पर क्या होगा, इस सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ऑब्वियसली बात है। तो ये बताओ हीट करने पर ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम कंटिन्यूअसली हीट सप्लाई कर रहे हैं सॉलिड को, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, बट सब्सटेंस की स्टेट सॉलिड ही मेंटेन है। ठीक है, फिर टेम्परेचर इंक्रीज किए, फिर सॉलिड, फिर टेम्परेचर इंक्रीज किए तो अभी भी सॉलिड है। तो हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं और सब्सटेंस की सॉलिड स्टेट मेंटेन है। क्लियर है? आता है। एंड लेट्स सपोज हमारा इनिशियल टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, और हम टेम्परेचर इंक्रीज करते गए और इसकी स्टेट सॉलिड ही है। ठीक है, फिर देखो लेट्स सपोज 70 डिग्री सेल्सियस पर, 70 डिग्री सेल्सियस पर जो सॉलिड है वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ, जस्ट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो लिक्विड में कन्वर्ट होना जस्ट स्टार्ट हुआ। फिर हम यहां पर हीट सप्लाई कर रहे थे, हीट इंक्रीज कर रहे थे। तो यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, हीट को इंक्रीज ही कर रहे हैं, बट यहां पर स्टेट चेंज हो रही है, मींस सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। बट हमने जब थर्मोमीटर में ऑब्जर्व किया तो टेम्परेचर 70 का 70 ही मेंटेन है, मींस टेम्परेचर जो है 70 का 70 ही मेंटेन है। ठीक है, टेम्परेचर में फर्दर इंक्रीमेंट नहीं हुआ। इनिशियली टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया 30, फिर 35, फिर 40, इस तरीके से इंक्रीज होता गया। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तो फिर कोई टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, लेकिन हीट हम कंटिन्यूसली अभी भी सप्लाई कर रहे हैं और सब्सटेंस की सॉलिड स्टेट में किस में कन्वर्ट होने लगी, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने लगी। यहाँ पर लिक्विड स्टेट बनने लगी। ठीक है, तो इट जस्ट लाइक यहाँ पर ये सॉलिड था, ये सॉलिड का पीस था, ये पूरा का पूरा सॉलिड है, अभी क्या होने लगा, मेल्ट होने लगा। ठीक है, मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट होने लगा इस तरीके से।
ओके, तो जब ये मेल्ट हो रहा था तब ये सॉलिड भी था और कुछ पार्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा थोड़ी कि पूरा का पूरा एकदम से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया हो। जैसे आप अगर हम फ्रिज से बर्फ बाहर निकालते हैं तो क्या वो एकदम से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है क्या? नहीं, पहले उसका कुछ पोर्शन लिक्विफाई होता है, फिर और पोर्शन लिक्विफाई होता है, फिर और पोर्शन लिक्विफाई होता है। मींस टाइम लगता है उसको पूरी तरह लिक्विफाई होने के लिए, मींस पूरे तरीके से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए आइस को टाइम लगता है। वैसे यहाँ पर इस सॉलिड को टाइम लग रहा है पूरी तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, और उस टाइम इंटरवल में हीट हम कंटिन्यूअसली सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। बट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। यहां तक ले सकते हो। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फिनोमिनास ऑब्जर्व होते हैं उनको क्या बोलते हैं उसको देखो। तो जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड लिक्विफाई होना जस्ट स्टार्ट हुआ है तो उस टेम्परेचर को बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है। एंड मेल्टिंग पॉइंट पे जो हम हीट सप्लाई करते हैं वो हीट होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। और जो इनिशियली हम हीट सप्लाई कर रहे थे यहां से यहां तक, मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक या फिर उससे पहले तक जो हम हीट सप्लाई कर रहे थे तो वो हीट कहलाती है सेंसिबल हीट। तो सेंसिबल हीट से टेम्परेचर सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, लेकिन लेटेंट हीट से सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। लेकिन लेटेंट हीट से होता क्या है? लेटेंट हीट से सब्सटेंस का स्टेट चेंज होता है, मींस फेस चेंज होता है, ठीक है। तो लेटेंट हीट काम आती है सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए, क्लियर यहां तक। तो अगर हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मींस एक ऐसी हीट जिसकी हेल्प से कोई सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। किस तरीके से? उसकी जो, या फिर आप लोग कैसे बोलो कि ये हीट एक्चुअली में काम क्या आ रही है? तो ये हीट एक्चुअली में काम आ रही है उस सॉलिड सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच में जो प्रेजेंट इंटर पार्टिकल फोर्स है उसको कंप्लीटली ब्रेक करने के लिए और कन्वर्ट करने के लिए इसमें लिक्विड स्टेट में, ठीक है। मींस सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जितना डिफरेंस होगा उतना डिफरेंस क्रिएट करता है कौन? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। मींस ये सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करके कहां तक ले आता है? लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना लगता है वहां तक ले आता है कौन? लेटेंट हीट। तो इस वजह से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, मींस यहां पर सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। लेकिन यहां से यहां तक सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक है, अप टू मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है इट मींस काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, क्लियर है यहां तक। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका? सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने का, और किसके द्वारा? टेम्परेचर को इंक्रीज करने के द्वारा। समझ में आता है? तो ये कॉन्सेप्ट है सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का और मेल्टिंग पॉइंट का, क्लियर। तो ये जो भी सॉलिड होगा उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या डिफाइंड होगा? 70 डिग्री सेल्सियस, ओके। फिर जो वाटर है तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? तो एक्चुअली वाटर के सॉलिड स्टेट का मेल्टिंग पॉइंट होता है, मींस आइस का मेल्टिंग पॉइंट। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है यहां तक। चलिए, फिर जो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कौन से क्या बोलते हैं एलिमेंट का होता है? तो वो होता है टंगस्टन का। तो उस हम आगे जाके नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, क्लियर है तक। तो डिफरेंट सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो सकता है, ये फिर होता है, क्लियर। चलिए इतना नोट करो पहले।
नोट कर लिए। तो हम कहां तक पहुंच गए, लिक्विड स्टेट तक पहुंच गए टेम्परेचर को इंक्रीज करके। ठीक है, तो जब कोई सॉलिड कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया लिक्विड स्टेट में, ठीक है, तो वो हो चुका है लिक्विड स्टेट में कंप्लीटली कन्वर्ट। क्लियर। अब हम फिर से क्या कर रहे हैं, इस लिक्विड को हीट कर रहे हैं। जब वो कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो हीट करने में फिर से क्या होने लगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा, लेकिन स्टेट लिक्विड ही है। टेम्परेचर इंक्रीज किए लिक्विड स्टेट, टेम्परेचर इंक्रीज किए लिक्विड स्टेट। ठीक है, फिर क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, लेट सपोज वो टेम्परेचर है 110 डिग्री सेल्सियस, लेट सपोज, तो वो लिक्विड इसमें क्या होने लगा, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने लगा। ठीक है, तो यहां पे जो लिक्विड था उसकी क्या बनने लगी, गैस बनने लगी। और इसको क्या बोलेंगे हम, वेपर बोलेंगे। ठीक है, तो ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने लगा और टेम्परेचर 110 मेंटेन है। ठीक है, वेपर कंटिन्यूसली बनने जा रही है और बढ़ते जा रही है, इंक्रीज होते जा रही है। वेपर की क्वांटिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रही है और हम हीट अभी भी सप्लाई कर रहे हैं, अभी भी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बट टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस कांस्टेंट टेम्परेचर को कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट किसी सब्सटेंस का वो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड एंटायरली मींस कंप्लीटली लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता जाता है। ठीक है, और उस टाइम पे जो हीट सप्लाई की जाती है वो हीट कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि यहां पर क्या फॉर्म हो रहा है, वेपर फॉर्म हो रहा है। क्लियर। एंड लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन क्या काम आती है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और फर्दर कम करने के काम आती है। और किसमें कम करने के काम आती है, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेपर स्टेट में लग सकता है। या फिर बोल सकते हो वेपर स्टेट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको हम नेग्लिजिबल माने तो हम ये बोल सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको कंप्लीटली ब्रेक कर देती है, मींस खत्म कर देती है। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट है बॉइलिंग पॉइंट और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का। क्लियर है यहां तक। चलिए, तो यहां पर हमने क्या डिस्कस किया कि किसी सॉलिड को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो हीट सप्लाई की जाती है वो हीट कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वो कांस्टेंट टेम्परेचर कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। और उस टाइम इंटरवल में यहां पे जो स्टेट होती है मैटर की वो सॉलिड भी होती है और लिक्विड भी होती है। मींस मेल्टिंग पॉइंट पे सब्सटेंस की सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों एग्जिस्ट करती है। क्लियर। और यहां पर हीट क्या हो रही है, एब्सॉर्ब हो रही है। ठीक है, जो हीट क्या कहला रही है, लेटेंट ऑफ वेपोराइजेशन कहला रही है। समझ गए यहां तक। फिर सेकेंड हमने क्या देखा, कि जब हम किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं, गैस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, तो उस टाइम इंटरवल में जो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है तो उस कांस्टेंट टेम्परेचर को कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट।
एंड उस टाइम में जो हीट सप्लाई की जाती है वो कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और उस टाइम इंटरवल में सब्सटेंस की लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट दोनों एग्जिस्ट करती है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या फिर बॉइलिंग पॉइंट में सब्सटेंस की या फिर मैटर की लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट दोनों एग्जिस्ट करेगी। और यहां पर भी क्या हो रही है, हीट एब्सॉर्ब हो रही है। क्लियर है यहां तक? चलिए, एंड ध्यान रखना कि जो लेटेंट हीट है, इसे हम क्लास 9 में डिस्कस कर चुके हैं। लेटेंट हीट वो मैटर की कितनी क्वांटिटी के लिए डिफाइंड होती है? तो ये डिफाइंड होती है 1 किलोग्राम या फिर 1 ग्राम के लिए। क्योंकि ऑब्वियस बात है, अगर हमारे पास इतना सा लिक्विड है, ठीक है, या फिर ऐसे देखो, हमारे पास इतना सा लिक्विड है, तो उतने से लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पे कंप्लीटली गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। और हमारे पास अगर सेम लिक्विड की इतनी क्वांटिटी है, तो बताओ इतने सारे लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पे वेपोराइज करने के लिए हमें कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी? तो ऑब्वियस बात है, यहां पे जितनी हीट रिक्वायर्ड थी उससे ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी इस पर्टिकुलर केस में। तो यहां पे क्वांटिटी क्या होगी, चेंज होगी। तो क्वांटिटी चेंज हो जाएगी तो हीट रिक्वायरमेंट भी चेंज हो जाएगी। तो इस वजह से लेटेंट हीट को डिफाइन करने के लिए मैटर की क्वांटिटी को फिक्स किया जाता है। और वो फिक्स क्वांटिटी कितनी होती है, या तो 1 किलोग्राम या फिर 1 ग्राम। ठीक है, और हीट है तो हीट का यूनिट क्या होगा, जूल। क्लियर आता है? तो लेटेंट हीट की यूनिट किस तरीके से डिफाइन होती है, किलो जूल पर किलोग्राम और किलो जूल पर जूल पर ग्राम। ठीक है, यूनिट्स होती है किसकी, लेटेंट हीट की। क्लियर है यहां तक? तो इसको भी नोट कर पाओ। ओके, फिर देखो, अगर हम किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या कहलाता है, वेपोराइजेशन। ठीक है, वो प्रोसेस कराएगा वेपोराइजेशन। एंड इसमें हीट एब्सॉर्ब हो रही है। क्लियर? फिर अगर हम उस गैस को कूल करें, तो गैस को कूल करने पर क्या होगा, मीन्स यहां पे जो गैस है फिर बोल सकते वेपर को कूल करेंगे तो वापस से क्या बनेगी, लिक्विड बनेगी। ठीक है, तो यहां पर जो प्रोसेस हुआ है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन कहा जाता है। कंडेंस कर रहे हैं हम वेपर को। तो किसी लिक्विड की वेपर को कूल करके किसी लिक्विड की वेपर को कूल करके वापस लिक्विड में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। तो ध्यान रखना, कंडेंसेशन सिर्फ वेपर से लिक्विड तक के लिए वैलिड है, वो कंप्लीट प्रोसेस कंडेंसेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो किसी लिक्विड की वेपर को कूल करके लिक्विड में कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन। समझ गए? चलिए, तो आपको ओके, नोट कर लिए। अब देखो, लेट्स सपोज हम किसी लिक्विड को कूल कर रहे हैं, मीन्स ठंडा कर रहे हैं। ठीक है, तो कूल करने पर टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। एंड हम कंटिन्यूअसली उसको कूल करते जा रहे हैं, ठंडा करते जा रहे हैं। क्लियर?
फिर यहाँ पर एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जो कि कांस्टेंट हो जाएगा, और उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये जो लिक्विड है वो लिक्विड कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा किसमें, सॉलिड में। ठीक है, तो ये सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ और टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। फिर हम फर्दर कूल कर रहे हैं, फिर ये जो बचा हुआ लिक्विड है और सॉलिडिफाइड हो रहा है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट टेम्परेचर को कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट किसी सब्सटेंस का वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है, तो उस टेम्परेचर को कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। यहां तक क्लियर सभी को। और ये जो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन क्लियर है यहां तक। जैसे कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। एंड एक मजे की बात यह है कि किसी सब्सटेंस का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वही उसका मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि किसी भी सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों इक्वल होते हैं। मींस जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होता है उसी टेम्परेचर पे वो फ्रीज भी होता है। बस डिफरेंस किसका होता है, हीट का। मींस यहां पर हम हीट क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं हीट गिवन आउट, हीट गिवन आउट। ओके, या फिर इसको हम ऐसे भी सेंस बोल सकते हैं हीट इज रिलीज्ड, हीट इज रिलीज्ड फ्रॉम सॉलिड। तो सॉलिड से हीट को बाहर रिलीज किया जा रहा है या फिर बाहर हीट निकाली जा रही है। ठीक है, तो जब किसी लिक्विड को सॉलिडिफाई किया जाएगा तो हीट बाहर रिलीज होगी, और किसी सॉलिड को लिक्विफाई करेंगे, मींस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करेंगे तो हीट एब्सॉर्ब होगी। क्लियर है यहां तक। चलो तो इसको भी नोट कर लो फटाफट। तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए सभी को। अच्छा ये बताओ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितनी होती है, ये सब क्लास 9 में पढ़ा है हमने। ये होती है 334 किलो जूल पर केजी। एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर ये कितनी होती है, ये होती है 2260 किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका जैसे देखो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 1 किलोग्राम पानी है, 1 kg वाटर है, तो 1 kg वाटर को उसके बॉइलिंग पॉइंट पे 1 kg वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो कितनी होगी, 2260 किलो जूल। तो इतनी हीट रिक्वायर्ड होगी 1 किलोग्राम पानी को 1 किलोग्राम वेपर में कन्वर्ट करने के लिए उसके बॉइलिंग पॉइंट। आई बात समझ में। फिर इसका जस्ट अपोजिट कि 1 किलोग्राम वेपर है, तो उस 1 kg वेपर को अगर हम ठंडा करें, इसको कूल करें, तो कूल करने पर इतनी हीट रिलीज होगी, इतनी हीट बाहर रिलीज होगी। ठीक है, तो जब 1 किलोग्राम वेपर ठंडा होगा, ठंडा होने पर वेपर से कितनी हीट रिलीज होगी, 2260 किलो जूल
रिलीज होगी। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पर ये वेपर है, वाटर की वेपर मीन्स स्टीम है, तो उस स्टीम को जब हम छुएंगे तो उस स्टीम की हीट हमारे हाथ में ट्रांसफर होगी, तो इस वजह से हमारा हाथ जल जाएगा। तो स्टीम से तो हीट रिलीज हो रही है ना, और वो हीट कहाँ ट्रांसफर हो रही है, हमारे हाथ में ट्रांसफर हो रही है, तो इस वजह से हमें हमारा हाथ जलता है। आई बात समझ में? चलिए इसको भी नोट कर लेना आप लोग। एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस का मतलब समझ आ गया कि 1 किलोग्राम आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, मींस वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, 334 किलो जूल हीट रिक्वायर्ड होगी। क्लियर है यहाँ पर? चलिए अब डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज on the gaseous state of matter. ओके, मीन्स किसी गैस को या फिर किसी गैस के प्रेशर को चेंज करने पर गैस की स्टेट पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसका सिंपल सा फंडा है। लेट्स सपोज यहां पर एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में गैस फिलअप है, ठीक है, एंड इस सिलेंडर पे एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। ये एक मूवेबल पिस्टन है। ठीक है, और ये सिलेंडर है और ये गैस है। ओके, तो जब हम इसको ऊपर से पुश करेंगे तो ऊपर से पुश करने पर ऑब्वियस बात ये गैस तो कंप्रेस होगी, मींस गैस का प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा। तो इनिशियली गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर है, और वो प्रेशर किसके बराबर है, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर है। तो जितना प्रेशर बाहर पे लग रहा है उतना ही प्रेशर गैस लगा रही है। तो अभी फिलहाल ये पिस्टन मूव नहीं कर रहा है, लेट्स सपोज। फिर उसके बाद हमने इसको बाहर से कंप्रेस करना स्टार्ट किया, मींस हमने बाहर से प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट किया। तो हम बाहर से प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, तो इस गैस का अंदर का प्रेशर भी क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। इट मींस हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो जब हम इसको प्रेस कर रहे हैं तो प्रेस करने पर ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो पास पास आएंगे। ठीक है, और जब पास पास आएंगे तो हो सकता है कि हमने इतना प्रेशर अप्लाई कर दिया कि वो पार्टिकल्स इतने पास पास आ गए कि उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या लगने लग गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लग गया। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना हाई लगने लग गया कि वो सारे के सारे पार्टिकल्स इकट्ठे होकर किसमें कन्वर्ट हो गए, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गए। इट मींस वो गैस किसमें कन्वर्ट हो गई, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गई। तो हमने क्या किया, यहां पर गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। तो प्रेशर को इंक्रीज करके हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहा जाता है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। ठीक है, और इसी का दूसरा अल्टरनेट नाम है लिक्विफैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, तो किसी गैस को लिक्विफाई करने वाला प्रोसेस कहलाता है लिक्विफिकेशन, और प्रोवाइडेड कि वो सब्सटेंस इनिशियली गैसेस स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ा कि ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर गैस कैन बी converted into liquid। समझ में आता है? ओके, फिर अब देखो एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट बताता हूं आप लोगों को कि कुछ गैसेस होती हैं जिनको कंप्रेस करने पर, मींस प्रेशर
अप्लाई करने पर वो लिक्विफाई नहीं होती, चाहे कितना भी हाई प्रेशर लगा हो। ठीक है, तो लेट्स सपोज गैस ए, इस पे हमने प्रेशर अप्लाई किया, मींस प्रेशर इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज किया, और किसमें, और ये है गैस ए। ओके, और वो फाइनली एक हाई प्रेशर पे क्या हो गई, लिक्विफाई हो गई। ठीक है, बट हमने कोई दूसरी गैस ली, गैस बी, उस पे जब प्रेशर अप्लाई किया, तो प्रेशर अप्लाई करने पर हमें कोई लिक्विड स्टेट नहीं मिली, चाहे कितना भी प्रेशर हमने अप्लाई कर लिया। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, तो ऐसी सिचुएशन में हमें गैस का टेम्परेचर भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि बताता हूं लोगों को, इतना फटाफट नोट कर लो। क्योंकि देखो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, तो जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी पार्टिकल्स की। अब अगर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो देखो हो क्या रहा, तो जब तक हमने टेम्परेचर को कम नहीं किया था, कौन सी गैस के लिए, गैस बी के लिए, तो गैस बी में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि प्रेशर को इंक्रीज किया, प्रेशर को इंक्रीज किया, प्रेशर को इंक्रीज किया, और प्रेशर को इंक्रीज करने पर हमने क्या निकाला कि गैस ए के केस में वो लिक्विफाई हो रही थी। और लिक्विफाई होने का जो रीजन मैंने बताया था वो क्या था कि जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो प्रेशर इंक्रीज करने पर गैसियस पार्टिकल्स के बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो कम हो जाता है। अब जब इंटर पार्टिकल स्पेस कम हो जाता है तो जब पार्टिकल्स काफी पास आ जाते हैं तो उन पार्टिकल्स के बीच में क्या लग जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं। ठीक है, बट कुछ गैस ऐसी हैं जिन पे प्रेशर अप्लाई करने पर भी कोई काम नहीं चल रहा, मीन्स चाहे कितना प्रेशर लगा दो वो गैस लिक्विफाई नहीं हो रही। इट मीन्स उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो काम नहीं कर रहा जब वो पास आ रहे हैं। तो क्यों काम नहीं कर रहा, तो इस वजह से काम नहीं कर रहा है क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं जो कि काफी पास आ चुके हैं, वो पार्टिकल्स काफी हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं गिवन टेम्परेचर पे। तो जब ये पार्टिकल्स काफी पास आए तो उस वक्त उन पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना था वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने के लिए उनको टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि पार्टिकल्स की स्पीड काफी हाई है। तो जब पार्टिकल्स की स्पीड काफी हाई होती है तो पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग सकता था वो नहीं लग पाता है जब उनको हाई प्रेशर पे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, गैस के टेम्परेचर को कम करेंगे। गैस के टेम्परेचर को कम करने पर काइनेटिक एनर्जी कम होगी। काइनेटिक एनर्जी की कम होने से जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स की स्पीड भी कम होगी। अब जब पार्टिकल की स्पीड कम होगी तो जब वो पास आएंगे हाई प्रेशर पे तो उन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको लगने के लिए इनफ टाइम मिलेगा। तो ये पार्टिकल्स क्या होने लगेंगे, अट्रैक्ट होने लगेंगे कम स्पीड पे, और अट्रैक्ट होकर क्या हो जाएंगे, लिक्विफाई हो जाएंगे। तो ये फंडा होता है टेम्परेचर को डिक्रीज करने का। ठीक है, तो टेम्परेचर को डिक्रीज करके फिर प्रेशर इंक्रीज करके हम गैस को लिक्विफाई करते हैं। ऐसी सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में गैस को केवल प्रेशर इंक्रीज करने पर लिक्विफाई नहीं हो पाती। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई गैस जिसको केवल प्रेशर इंक्रीज करने से काम नहीं चल रहा, मीन्स कोई लिक्विड स्टेट नहीं आ रही, तो ऐसी गैस के लिए हम पहले टेम्परेचर कम करेंगे फिर उसके बाद प्रेशर इंक्रीज करेंगे। क्लियर है यहां तक? चलिए अब देखो, लेट सपोज उस गैस का इनिशियल टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, फिर हमने प्रेशर इंक्रीज किया, फिर प्रेशर इंक्रीज किया, कोई काम नहीं चला, फिर हमने टेम्परेचर कम किया, टेम्परेचर कम करके हमने कर दिया 22 डिग्री सेल्सियस, फिर प्रेशर इंक्रीज किया। ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज करने में फिर से कोई काम नहीं चला, फिर हमने टेम्परेचर कम किया, लेट सपोज 20 डिग्री कर दिया, फिर प्रेशर इंक्रीज किया, तो फिर एक हाई प्रेशर पे कोई काम नहीं चला, फिर हमने टेम्परेचर कम किया और उसको कर दिया 90 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब इस टेम्परेचर पे हमने देखा कि एक हाई प्रेशर पे वो गैस क्या हो गई, लिक्विफाई हो गई। तो देखो
कौन से टेम्परेचर पे लिक्विफाई हुई है वो 19 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विफाई हुई है एक हाई प्रेशर पे। तो बताओ 19 डिग्री से हाई टेम्परेचर पे वो गैस लिक्विफाई हो रही थी क्या? यहाँ पे हमें कोई लिक्विड स्टेट नहीं मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर हमें लिक्विड स्टेट मिली कहाँ पे? 19 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो अभी बताओ कि अगर मैं टेम्परेचर और कम कर दूं, 18 डिग्री सेल्सियस कर दूं, तो मुझे लिक्विड स्टेट मिलेगी क्या एक हाई प्रेशर पे? बिल्कुल मिलेगी। आई बात समझ में? तो देखो 19 डिग्री सेल्सियस पे वो गैस एक हाई प्रेशर पे लिक्विफाई होती है, तो उस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे भी वो गैस लिक्विफाई होगी एक हाई प्रेशर पे। ठीक है, लेकिन 90 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मींस उससे हाई टेम्परेचर पे वो गैस किसी भी प्रेशर पे लिक्विफाई नहीं होगी। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या बोलेंगे हम? क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे। तो गैस का, किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर, तो किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है, इसको फोकस करते रहो, वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर अगर वो गैस है तो वो गैस लिक्विफाई नहीं होगी चाहे कितना भी प्रेशर अप्लाई करो। लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे, क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे वो गैस लिक्विफाई हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो नेक्स्ट सपोज ये गैस ए है और कोई गैस बी है, तो गैस बी के लिए भी सिमिलर फॉर्मूला हमने लगाया। 25 डिग्री सेल्सियस पर प्रेशर इंक्रीज किया, कोई फायदा नहीं हुआ। 22 डिग्री सेल्सियस पर प्रेशर इंक्रीज किया, कोई फायदा नहीं हुआ। 90 डिग्री सेल्सियस तक ले आए तो भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर 18 लेके आ गए तो भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर 15 लेके आ गए, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर 40 डिग्री सेल्सियस जब देख रहा है तब जाके कुछ फायदा हुआ और एक हाई प्रेशर में वो लिक्विफाई हुई। तो बताओ इस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा? तो इस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर होगा 14 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों गैस में से किसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम है? तो इस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर कम है। एंड क्रिटिकल टेम्परेचर को TC से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये है TC ऑफ V और ये है TC ऑफ गैस A। अब ये बताओ दोनों गैस में से कौन सी गैस के लिए ज्यादा मेहनत लगी उसको लिक्विफाई करने के लिए? इस गैस को लिक्विफाई करने की ज्यादा मेहनत लगी कि इस गैस को लिक्विफाई करने के लिए ज्यादा मेहनत लगी? तो ऑब्वियस बात है इस गैस को लिक्विफाई करने के लिए ज्यादा मेहनत, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, इस गैस को लिक्विफाई करने के लिए ज्यादा मेहनत लगी क्योंकि इस गैस के लिए हमने 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक आना पड़ा और इस गैस के लिए हमें केवल 19 डिग्री सेल्सियस तक आना पड़ा। तो ज्यादा टेम्परेचर कहाँ कम करना पड़ा? यहाँ पे कम करना पड़ा, मींस यहाँ पे ज्यादा मेहनत लगी। यहाँ पे ज्यादा मेहनत लगी मींस इस गैस का लिक्विफिकेशन डिफिकल्ट है और इस गैस का लिक्विफिकेशन इजी है। ठीक है, बट देखो इस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है और इस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर कम है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर और ईज ऑफ लिक्विफिकेशन में कैसा रिलेशन होगा? तो कैसा रिलेशन होगा? इनवर्स रिलेशन होगा। मींस अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसको लिक्विफाई करना आसान होगा रिलेटिवली, और क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा तो उस गैस को लिक्विफाई करना डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ईज ऑफ liquefaction is inversely proportional to critical temperature, और ये हमने क्लास 9 में भी डिटेल में डिस्कस किया है। क्लियर है तक? ये कॉन्सेप्ट है किसका? क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, चलिए तो इसको भी नोट कर लेना। एंड बाकी के जो टॉपिक्स हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस वगैरह भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हमने फटाफट सारे टॉपिक्स को रिवाइज किया है। तो अगर कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तो उसके लिए आप लोगों को क्लास 9 के नोट्स को रिवाइज करना पड़ेगा। एंड फिर भी अगर कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? तो आज जो भी आप लोगों का भी टेस्ट होगा NTSC का उसमें यही सारे टॉपिक्स आएंगे। क्लियर? चलिए, तो आज के लिए इतना, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके।